हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा, यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें उन्हें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं रह गया इसमें। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थीं? पहले ये देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, जिसे हड़प्पा कहते हैं, वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थीं? इन नगरों में से कई 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग बड़ा हिस्सा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। यानी कि पश्चिमी भाग छोटा था मगर ऊंचाई पर बना था। जैसे कि ये पश्चिमी भाग है, ये छोटा था, ऊंचाई पर बना था, लेकिन पूर्वी भाग जो छोटा था लेकिन निचला था, लेकिन नीचे बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा था। क्या कहा था? दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। इससे निचला नगर कहा गया था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पकी ईंटों से, यानी इनकी तरफ जो बाउंड्री हुई थी वो पकी ईंटों से हुई थी, बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, यानी इंटरलॉक पैटर्न में करते थे। जैसे कि इस तरह से कोई ईंट है, अब इस तरह से बनाया जाएगा ताकि वो उसमें फिट हो जाए। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान
किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। यहाँ कुछ मैप दिया है। ये लोथल गुजरात वाला एरिया है। ये रहा गुजरात वाला। सुरकोटड़ा ये भी गुजरात में, धौलावीरा भी। चनहुदड़ो ये सिंधु, ये पाकिस्तान के पास है, ये भी गुजरात के पास है। ये गुजरात और ये राजस्थान वाला एरिया है चनहुदड़ो। और ये गांगेरी वाला ये पंजाब के पास का है। और ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, कालीबंगा और ये राखीगढ़ी। इसमें मैप दिया गया है। कालीबंगा और लोथल से जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में भंडारगृह, चाहिए हो गया, भंडारगृह मिले हैं। ये है वो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारकोल का यूज करके, इसे किया जाता था चारकोल के ऊपर ताकि पानी का रिसाव को रोका जा सके। ये हड़प्पा के नगरों में जो ईंटों की चिनाई हुई इस टाइप से होती थी। ये रही, इस टाइप से ईंटों की चिनाई होती थी। और उसके बाद जो आगे जो हमें डिस्कस करना है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे। यानी कि एक घर होता था, 1 मंजिला या फिर 2 मंजिला घर होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब जैसे कि ये आंगन हो गया, इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ऐसे करके इस तरह कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी, नाली में से ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों में, यानी कि ये घर से निकली और ये सड़क की नाली, ये सड़क जा रही है, सड़क की नाली में नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। ये है वो नालियाँ, ये नहीं, जो गली की नालियाँ हैं जो घर से निकलती थी, घर की नालियाँ जो घर से निकल के और गली में निकलती थी, और ये गली की नालियाँ जो सब मिक्स जाती थी एक जगह तो मेन होल में गिरती थी। नगरीय जीवन कैसा था? नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ये है वो मेन होल, जो सब नालियाँ आके इस मेन होल में गिर जाती थी। ये रहा मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और ऊपर एक हुआ बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ये है वो खास लिपि में, और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर से नीचे पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ पे ये नगरीय जीवन, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर जो बच नहीं पाई लिखते होंगे।
इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ये हो चुका। नई नगर और नई शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सभी आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट और फलक है। ये है वो गहने जो हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। ये रहे वो और ये रही बांट। ऊपर पत्थर के बांट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में मनके हैं, यानी कि मोतियों की मालाएं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यह है जोगी की मूर्ति और ये पैटर्न का ये डिजाइन से पहने हुए हैं एक शॉल। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने गांव के बारे में पढ़ा। क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, जिसमें ये बताया है। ये दाढ़ी बनाई गई है, चेहरा कितने अच्छी तरह उभारा गया है। ये विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ये सब कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेंस के बारे में पढ़ते हैं। फेंस क्या होता है? पत्थर, यह है फेंस का कुछ नमूना। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों की चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां यानी कि मोती की माला, उसे मनके बोलते हैं, चूड़ियां, बाले जो कान के बाले होते हैं, झुमके, वो छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यह वो फेंस। कच्चे माल की खोज में
कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं की अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा जो पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, इससे जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जो खेतड़ी वाला एरिया है राजस्थान का, वहां से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि टिन का होता था ईरान और अफगानिस्तान टिन, और राजस्थानी खेतरी से तांबा और ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है, दूसरी ओर एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में हमने क्या तुम्हें पहियों वाले वाहनों की जानकारी दी थी? ये बच्चों का खिलौना हल आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी ये प्रथा थी कि किसान पुरुष ही थे, क्या महिलाएं नहीं थी किसान? ये खिलौना मिला है। यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता होगा पहले। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था थी? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो गेहूं भी उगाते थे। वो गेहूं उगाते थे, वो जौ उगाते थे, वो दालें उगाते थे, वो मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके तो अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। घोड़े का ज्ञान इन्हें नहीं था, तो मगर ये पालते नहीं थे घोड़े का। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ जो गुजरात का इलाका है, उसके इलाके में खदिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा धौलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में बटा हुआ था। यानी हड़प्पा का कोई अगर नगर था वो 2 भागों में डिवाइड था, तो वहीं धौलावीरा था ना, धौलावीरा वो था 3 भागों में डिवाइड, ऐसे करके 1 2 3 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से चारों ओर पत्थर और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया जाता है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं।
सिर्फ धौलावीरा ही एक अपवाद है जहाँ पर इतना बड़ा लीक पाया गया था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, यानी गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है वहाँ मिलने वाली साबरमती नदी है, उसकी एक उपनदी किनारे बसा लोथल, भोगवा नदी एक उपनदी है जिसका नाम है भोगवा। भोगवा के किनारे बसा है लोथल। ऐसा नगर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों में शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पत्थरों शंखों मतलब लोग जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यह पत्थरों शंखों धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से जो बनी उनकी छाप वह मिले हैं। यह है लोथल का बंदरगाह। पहले व्यापार होता था गुजरात में, इसी बंदरगाह के थ्रू होता था। यहाँ पे लोथल का बंदरगाह डॉकयार्ड है ये लोथल का। यह है लोथल का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यह है मुहर, मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहर का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी जल निकास की जो प्रणाली थी वह नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि कुछ का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी सूखने का असर कुछ ही इलाकों में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ोगे। कल्पना करो अगर तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। तो ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। ये आते हैं क्वेश्चन। ये कुछ उपयोगी शब्द हैं। तो इस तरह से जैसे ये कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे कि नगर दुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लास 6 NCERT चैप्टर 3 आरंभिक नगर ये कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।